शर्मा कॉरपोरेशन में एक चमकदार सुबह थी। सभी लोग ऑफिस में बिजी थे। एम्प्लॉय सभी जल्दबाजी में थे। जनरल ब्राउन की मौत की खबर अभी भी यूएस न्यूज में थी। राहुल शर्मा ने जिस नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था उसकी करंट सिचुएशन की रिपोर्ट कर रहा था। तभी किसी ने बॉस के ऑफिस में धमाका किया। सोचो मुझे क्या मिला, एक मजाकिया आवाज में कहा। राज, तुम्हारे मैनर्स आजकल कम हो रहे हैं, बॉस मोहन शर्मा ने ठंडी आवाज में कहा। उसके सिर की नस चढ़ गई। राज शर्मा ने अपने भाई की ओर देखा और कहा, क्या आप जानते हैं कि जनरल ब्राउन मर चुका है? बॉस शर्मा ने उसकी तरफ देखा और कहा, इस न्यूज को कौन नहीं जानता, मुझे पुरानी न्यूज मत दो। वह काम पर वापस चला गया। राज ने आगे पूछा, क्या आप जानते हैं कि उसे राजद्रोह के लिए पनिश किया गया था? उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक रही थी। कोई भी खबर उसका अटेंशन कैच करने के लिए इनफ थी। बॉस शर्मा ने काम करना बंद कर दिया और अपने भाई से पूछा, फिर से बोलो। राज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जनरल ब्राउन एक ऑपरेशन शुरू करने की कोशिश कर रहा था। यह लॉ के अगेंस्ट था, इसलिए उसे और उसके साथियों को राजद्रोह के लिए पनिश किया गया था। मैंने सुना है कि जनरल विक्टर के पिता वही थे जो इन सब के पीछे थे, लेकिन जब से वह पहले से ही हेल के पास था तो लॉ ने उसे केवल हाउस अरेस्ट कर दिया। बॉस शर्मा इस स्टोरी को सुनकर शॉक हो गया। उसने अपने छोटे भाई की बहुत तारीफ की। जनरल ब्राउन की मौत के बारे में गवर्नमेंट सच में शांत थी। बहुत कम लोगों के पास इस इंसिडेंट की डिटेल्स थी। राज शर्मा यूएस अंडरवर्ल्ड का हेड था, इसलिए वह इस तरह की न्यूज का पता लगा सकता था। उसके पास एक अच्छा इन्फॉर्मर था। बॉस शर्मा के एक्सप्रेशन को देखकर राज शर्मा सेटिस्फाइड था। और क्या आप जानते हैं कि मेजर जनरल विक्टर ब्राउन के साथ क्या हुआ था? उसे भी हाउस अरेस्ट किया गया था और यूएस आर्मी से भी बाहर कर दिया गया था। बॉस शर्मा की दाहिनी आईब्रो ऊपर उठ गई। उसने पूछा, क्या वह भी ऑपरेशन का एक पार्ट था? ये तो उसकी तरह का काम नहीं है। बॉस शर्मा पार्टियों में कुछ बार विक्टर ब्राउन से मिल चुका था। वह एक परफेक्ट जेंटलमैन था। विक्टर ब्राउन ने कभी बहुत ज्यादा ड्रिंक नहीं की और हमेशा महिलाओं से दूर रहा। यहां तक कि आर्मी में भी उसकी अच्छी रेपुटेशन थी। राज की आंखें चमक उठी। उसने कहा, विक्टर ब्राउन ने सबसे अनबिलीवेबल काम किया। बॉस शर्मा ने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? राज ने जवाब दिया, उसने बिजनेस एम्परर अजय जिंदल की वाइफ को किडनैप कर लिया। बॉस शर्मा ने कुछ सेकंड के लिए अपने भाई को देखा। उसने ये पता लगाने की कोशिश की कि उसका छोटा भाई झूठ बोल रहा था या नहीं। उसने पूछा, फिर भी वह सिर्फ एक हाउस अरेस्ट पर है। राज को यह भी अनबिलीवेबल लगा। उसने कहा, रूमर्स ये थे कि अजय जिंदल की वाइफ ने अपने हस्बैंड से उसे पनिश नहीं करने की रिक्वेस्ट की थी, इसलिए अजय जिंदल ने उसे छोड़ दिया। वह कुछ देर रुका, फिर आगे कहा, वो एक लेजेंड है। किसके पास उसे बांधने की एबिलिटी है? ये सोचने वाली बात है कि वह सच में अपनी वाइफ की सुनता है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो कोई ऑर्डिनरी औरत नहीं है। राहुल ने उसी समय आगे कहा, और एक तरह से काइंड हार्टेड औरत भी है। उसने अपने किडनैपर को माफ कर दिया। आजकल कौन सी अमीर औरत ऐसा करती है? राज ने जवाब में सिर हिलाया। उसने अपने होंठ फैला दिए। वह सोच रहा था, औरतें कितनी फेक हैं, क्या ड्रामा क्वीन है? जब बॉस शर्मा ने राहुल के मुंह से एक काइंड औरत सुना तो वह हैरान रह गया। प्रिया की मुस्कान उनके दिमाग में अचानक आ गई। अचानक उसे चिढ़ होने लगी। उसने पूछा, अगर तुम्हारे पास रूमर सुनने का टाइम है तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पास इसकी इन्वेस्टिगेशन करने का भी टाइम है। राज अपने बड़े भाई की बात सुनकर हैरान था। उन्होंने पूछा, आप चाहते हैं कि मैं इसके भी आगे इन्वेस्टिगेशन करूं? बॉस शर्मा ने अपने छोटे भाई की तरफ ठंडी नजर। उसने कहा, एक आदमी यूरोप से आया और पूरे यूएस को उल्टा कर दिया।
और यूएस अंडरवर्ल्ड के लीडर के रूप में तुमको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। क्या तुमको ये फनी लगता है? राज ने अपने भाई को देखा और कुछ नहीं कहा। जब ये इंसिडेंट हुआ था तो वो एक ट्रॉपिकल आइलैंड में मजे कर रहा था, इसलिए उसके पास जनरल ब्राउन के साथ क्या हुआ इसके बारे में कोई क्लू नहीं था। जब वह वापस आया तो उसे जनरल ब्राउन की मौत की खबर मिली। राज ने कहा, मैं इस पर गौर करूंगा। फिर वह बाहर चला गया। उसका चेहरा ऐसे लग रहा था जैसे उसने जहर खा लिया हो। बॉस शर्मा ने अपने सेक्रेटरी को देखा और पूछा, हम एक इंटरनेशनल कंपटीशन अरेंज क्यों नहीं करते? राहुल को पता नहीं था कि कैसे जवाब दिया जाए। उसने फिर से कंफर्म करने के लिए पूछा, इंटरनेशनल कंपटीशन बॉस? बॉस शर्मा ने सिर हिलाया। उसने कहा, ऑनलाइन गेम बनाने के लिए प्रोग्रामरों के लिए एक कंपटीशन। राहुल को अब समझ में आया कि उसके बॉस क्या कहना चाहते थे। बॉस एक्चुअली में मिस की तलाश करने का अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहता है। वह हैरान रह गया। कुछ महीने पहले बॉस शर्मा एक वीक के लिए इटली गए थे। ये ऑफिशियल काम से नहीं था। उस समय राहुल को नहीं पता था कि उसका बॉस अचानक इटली क्यों चला गया था। अब वह समझ गया था कि उसे लिटिल मिस की तलाश करनी थी। राहुल ने कहा, लेकिन बॉस ये हमारा क्राइटेरिया नहीं है। बॉस ने अपने सेक्रेटरी को रोक दिया। हमारे पास सबसे अच्छी आईटी टीम है, क्या वे कुछ ऑनलाइन गेम नहीं हैंडल कर सकते हैं? राहुल के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने आखिरी बार कोशिश की थी, लेकिन बॉस, हम इस प्रोजेक्ट में हमारी हेल्प करने के लिए एक भी स्पॉन्सर नहीं मिलेगा। सभी जानते हैं कि हमारे पास गेम डिपार्टमेंट नहीं है। बॉस ने कहा, मैं तुमको गेम डिपार्टमेंट बनाने के लिए 2 महीने का समय दूंगा, फिर हम एक कंपटीशन अरेंज करेंगे। राहुल को पसीना आ रहा था। उसने पूछा, गेम के बारे में? हमें किस गेम का लॉन्च करना चाहिए? बॉस ने थोड़ी देर के लिए सोचा, फिर कहा, कार रेस 499। राहुल अपनी जगह पर जम गया। कार रेस 499 प्रिया ने बनाया था। बॉस से अपने प्यार का इजहार करने की ये उसकी आखिरी कोशिश थी। उसने बॉस शर्मा को प्रोग्राम गिफ्ट किया था, लेकिन उसने अपने बाएं पैर से डिस्क को तोड़ दिया और उसे बताया कि वह उसकी बड़ी बहन से शादी करने जा रहा है। राहुल प्रिया के चेहरे को नहीं भूल सकता है। उसका दिल देखते ही देखते टूट गया। राहुल ने कहा, बॉस, हमारे पास इसे लॉन्च करने के राइट्स नहीं है। बॉस की आंखें छोटी हो गईं। उसने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? राहुल ने हकलाते हुए कहा, आपके इसे रिजेक्ट करने के बाद मैडम ने जिंदल कॉरपोरेशन को गेम बेच दिया था। उसकी बॉडी कांपने लगी। बॉस शर्मा अभी भी लकड़ी के स्टैचू की तरह बने हुए थे। फिर उसका खून उबलने लगा। वह अपना गुस्सा ज्यादा देर तक नहीं रोक सका और बोला, चले जाओ यहां से। इसी बीच फ्रांस में जिंदल मेंशन में ऑनलाइन गेम बनाने वाली लड़की निया को चिढ़ा रही थी। तो जिस आदमी को सिड्यूस करने की कोशिश की थी वो सच में डॉक्टर विशाल मल्होत्रा था। मुझे ये एडमिट करना होगा, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, अंजलि ने कहा। उसके चेहरे पर एक हैरानी थी और उसने नहीं मुस्कुराने की बहुत कोशिश की। निया अपसेट थी। किसी ने सच में बटलर सिंह और उसकी फ्रेंड्स के सामने उसे किस करने की हिम्मत की थी। उसकी पूरी गुस्से वाली रेपुटेशन सेकंड में हवा हो गई थी। ईशा मुस्कुराते हुए अपनी दोनों फ्रेंड्स को देख रही थी। वह काफी अच्छा फील कर रही थी। वे डाइनिंग रूम में लंच कर रहे थे। निया गुस्से में भरी हुई थी। मुझे वो पसंद नहीं है, आई हेट हिम। वो मेरा दुश्मन है। उसने मुझसे मेरा फर्स्ट किस छीनने की हिम्मत कैसे की? अंजलि ने ब्लिंक किया। फर्स्ट किस? उसने सोचा था कि निया को इन सब का बहुत एक्सपीरियंस था।
ऐसा लग रहा था कि अंजलि गलत थी। इसके उलट ये वो थी जिसे किसिंग और दूसरी चीजों में ज्यादा एक्सपीरियंस था। लेकिन ईशा डेफिनेटली उन तीनों में से सबसे एक्सपीरियंस थी। ये सोचकर कि आज सुबह पहले क्या हुआ था, अंजलि का चेहरा चमक गया। निया ने टीज किया, डियर अंजलि श्योरली पर्वर्ट है, वह इस तरह की चीजों को इमेजिन कर सकती है और दिन के उजाले में ब्लश कर सकती है। अंजलि ने डांटा, इन सब के बारे में कौन सोच रहा है? ये तुम ही हो जो पर्वर्ट चीजों के बारे में सोच रही है। निया ने पूछा, तो फिर तुम क्यों ब्लश कर रही हो? खुद को इस तरह की एम्बैरेसिंग सिचुएशन से बचाने के लिए अंजलि ने अपना हाथ अपने फोरहेड पर रखा और कहा, मुझे थोड़ी ठंड लग रही है, क्या मुझे फीवर हो रहा है? इससे पहले कि निया और ईशा कुछ भी कहती, अजय डाइनिंग रूम में एंटर हुआ और अंजलि के लास्ट वर्ड को सुना, क्या मुझे फीवर हो रहा है? तुरंत वह अंजलि के पास गया और उसके फोरहेड पर अपनी दाहिनी हथेली डालने से पहले धीरे से उसका हाथ हटा दिया। अंजलि का चेहरा और भी ज्यादा गर्म हो गया। वह उसके टच से दूर जाना चाहती थी, लेकिन इस बार अजय ने उसे तेजी से अपनी बाहों में ले लिया और डॉग फूड के साथ उसकी दोनों फ्रेंड्स को छोड़कर बाहर चला गया। तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। क्या तुमको फीवर नहीं है? मुझे इसे ठंडा करना है, अजय ने धीरे से कहा। उन्हें अपने रास्ते में 4 मेड्स मिली। मेड्स में से किसी ने भी उस कपल को देखने की हिम्मत नहीं की। मैं सिर्फ निया के अगेंस्ट जीतने की कोशिश कर रही थी। अंजलि ने अपने असली इंटेंशन को रिवील किया। फिर तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? अजय ने पूछा, क्योंकि तीनों फ्रेंड्स क्या बात कर रही थी उसे इसका कोई क्लू नहीं था। अंजलि ने अपने होंठ सील कर दिए थे। वह कुछ नहीं कह पाई। अगर वह झूठ बोलती तो अजय 1 सेकंड के अंदर पता लगा लेता है। अंजलि ने शर्म से अजय की गोद में अपना चेहरा छिपा लिया, क्योंकि उसने नौकरानियों को देखा, जबकि अजय इसकी इस प्यारी हरकत पर मुस्कुराया। अंजलि ने सोचा कि अजय उसे बेडरूम में ले जाएगा, हालांकि वह उसे अपने स्टडी रूम में ले गया। उसने उसे सोफे पर लेटा दिया और उसके पास बैठ गया। अंजलि ने उसे हैरानी से देखा। अजय ने उसे एक फाइल दी जो टी टेबल पर थी। लो देखो। अंजलि ने क्यूरियसली फाइल ओपन की। कवर पेज पर बड़े शब्दों में कार रेस 499 लिखा हुआ था। अंजलि ने अपने पास बैठे आदमी को देखा। एक गेम? अजय ने सिर हिलाया और कहा, एक ऑनलाइन गेम। मेरी कंपनी इस गेम को लॉन्च करने जा रही है। मैं चाहता हूं कि तुम इस गेम को टेस्ट करो, इससे पहले कि हम इसे लॉन्च करें। अंजलि ने फाइल से देखा और उसने पूछा, तुम क्यों चाहते हो कि मैं इसका टेस्ट करूं? अजय ने उसकी आंखों में देखा। उसने वापस पूछा, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि मैं तुमको हर समय अपने पास रखूं? ये सुनकर अंजलि का चेहरा फिर से चमक गया। अजय ने कहा, मैं तुमको अपनी कंपनी में हायर करना चाहता हूं। तुमको ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। तुम घर पर रह सकती हो, गेम खेल सकती हो, एक रिपोर्ट लिख सकती हो और पैसा कमा सकती हो। मैंने जो तुमको क्रेडिट कार्ड दिया है, तुम कभी भी उस पैसे का यूज नहीं करती हो, तो तुम्हारे पास अपना पैसा हो सकता है और तुम जिस तरह से चाहे उसे खर्च कर सकती हो। अंजलि ने उन चीजों के बारे में सोचा जो अजय ने कही थी। उसके जैसी एक स्टूडेंट के लिए ये एक बहुत अच्छी डील थी। वह घर पर बैठकर पैसा कमा सकती थी। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, डील। अजय मुस्कुराया और उस पर झुका। उसने उसके फोरहेड पर किस किया और कहा, वहां फाइल पर एक डिस्क है जिसमें प्रोग्राम के कंटेंट्स हैं। तुम किसी भी टाइम काम स्टार्ट कर सकती हो। अंजलि ने जल्दी से सिर हिलाया और बाहर चली गई। अजय ने सांस ली। वह काम पर वापस चला गया। अजय अंजलि को वो देना चाहता था जो सच में उसका था। उसने उसका फ्लैट भी खरीद लिया था और उसे फिर से डेकोरेट कराया जैसे था। उसका एक बटलर था जो पास के फ्लैट में ही रहता था और उसके फ्लैट को हर रोज क्लीन करता था। जब अजय ने 4 साल पहले कंपटीशन में गेम खरीदा था तो
अंजलि को बहुत बड़ा अमाउंट मिला था। उसने आधे पैसे से फ्लैट और फर्नीचर खरीदा था। उसने कुछ पैसे का यूज एक और गेम बनाने के लिए किया था। बाकी के पैसे उसकी सेविंग में थे। वह एक अच्छी लाइफ जी सकती थी। फिर भी उसे उस डिस्गस्टिंग आदमी की वजह से सफर करना पड़ा। तभी उसे अपने भाई का फोन आया। क्या हुआ? अजय ने पूछा। बड़े भाई, मैंने एक न्यूज सुनी है। शर्मा कॉर्पोरेशन में गेम्स डिपार्टमेंट है। वे एक गेम लॉन्च करना चाहते हैं और एक इंटरनेशनल कंपटीशन स्टार्ट करने वाले हैं। उन्होंने हमारे सभी कोलैबोरेशंस के लिए एक इनविटेशन भी भेजा है। राजीव ने एक सांस में कहा। वह बहुत एक्साइटेड था। अजय की आंखें छोटी हो गईं। ये उसके लिए क्लियर था कि बॉस शर्मा का इंटेंशन क्या था। उसने जवाब दिया, ऑफर को डिक्लाइन कर दो। हम थर्ड रेटेड कंपनियों के साथ काम नहीं करते। ये स्टेटमेंट भी रिलीज कर दो कि कोई भी फ्रांसीसी प्रोग्रामर कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि हम 2 महीने में एक कंपटीशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। राजीव ने ब्लिंक किया। उसने पूछा, क्या हम करने वाले हैं? अजय ने कहा, अंजलि को अपने टैलेंट को दिखाने की जरूरत है। राजीव ने दूसरी तरफ से मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो बड़े भाई, मैं इसे एक शानदार कंपटीशन बनाऊंगा। उसने फोन रख दिया। अजय ने खिड़की के बाहर देखा। उसकी आंखें बर्फ के जैसी ठंडी थी। तुम उसको ढूंढना चाहते हो, सपने देखते रहो। अगले दिन अंजलि, निया और ईशा एक साथ कैंपस में आ गई। उसने देखा कि कई फीमेल स्टूडेंट्स उसे देख रही थी। अचानक उसकी ओर सभी का ध्यान गया। अंजलि को अनईजी फील होने लगा। वह जल्दी से अपने रूम में गई और क्लास के लिए अपना बैग पैक कर दिया। जैसे ही वह क्लास में एंटर हुई, सभी स्टूडेंट्स उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। जिस टाइम उसने कैंपस में एंटर किया, स्टूडेंट्स को पहले ही पता चल गया। अंजलि, 1 महीना हो गया था, तुम कहाँ थी? हम तुम्हारा वेट कर रहे थे। क्या तुम जानती हो कि तुम कितनी पॉपुलर हो गई हो? क्या तुमने जो पेंट किया एक रिमार्केबल पीस है? क्या तुमको कोई आइडिया है कि तुम्हारी पेंटिंग किसने खरीदी है? सभी सवालों ने अंजलि के दिमाग को उड़ा दिया। वह एक सेलिब्रिटी की तरह महसूस कर रही थी, लेकिन वह ऐसा नहीं चाहती थी जैसा वो चाहती थी। वो एक डिसेंट पीसफुल लाइफ चाहती थी, शायद कभी कभी एक्साइटिंग भी, लेकिन वह अभी भी शांति पसंद करती थी। अंजलि ने एक छोटी सी मुस्कान दी और कहा, मैं बीमार थी, मेरे बारे में चिंता करने के लिए थैंक यू। वह अपनी कुर्सी पर बैठी। उसके पास में जय बैठा। जय ने उसकी तरफ देखा और पोलाइटली सिर झुकाया। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत टाइम हो गया, तुमको देखकर खुशी हुई। जय अंजलि की इनोसेंट स्माइल को देखकर ब्लश करने लगा। किसी भी महिला ने कभी उसकी तरफ इस तरह से नहीं देखा था। उसे मैडम की एक और क्वालिटी पता चली, जिसने उसे जिंदल हाउस की एक क्वालिफाइड मालकिन बनाने के लिए केपेबल बना दिया। जय के मन में अंजलि के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई। जय ने कम आवाज में जवाब दिया, आपको फिर से हेल्दी देखकर खुशी हुई। मेरा मतलब है मिस अंजलि। वह सच में नर्वस हो गया था। अंजलि को वो बहुत फनी लगा था। उसने देखा कि वह उसके नाम को मेंशन करने की कोशिश में कितना अजीब लग रहा था। उसने अपनी मुस्कान छिपा ली। जय ने उसे पूरे महीने का होमवर्क और असाइनमेंट दिया। अंजलि ने उन पर गौर किया। शालिनी अपनी बेस्ट फ्रेंड और क्लास में लड़कियों के साथ कुछ प्राइवेट मैटर्स पर डिस्कस कर रही थी। जिस टाइम अंजलि ने रूम में एंटर किया, इसने सभी का ध्यान अट्रैक्ट किया।
शालिनी की आंखों में जेलसी चमक रही थी। उसने मेरी स्पॉटलाइट लेने की हिम्मत कैसे की? वो अपने आप को क्या समझती है? शालिनी गुस्से में आग बबूला हो गई। शालिनी के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसका रिएक्शन देखा। उसने कहा, उस अमेरिकन लड़की को क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ एक पिक्चर पेंट की है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखो वो कैसे एक्टिंग कर रही है, वो बहुत नकली है। उसकी आवाज काफी तेज थी कि पास के लोगों ने उसे सुना। लड़कियों में से एक ने कहा, तुम सही कह रही हो, वो हमसे बात भी नहीं करती है। वो सोच रही होगी कि वो एक सेलिब्रिटी है। शालिनी ने कहा, यहां तक कि बॉल की इवनिंग पर एक आदमी को बहकाया भी था। उसकी आवाज नफरत से भरी थी। एक लड़की हाँफने लगी। उसने कहा, क्या तुम सच बोल रही हो? शालिनी ने कहा, वो आदमी हैंडसम और रिच था। उन्होंने ऑलमोस्ट 3 बार डांस किया था, फिर उन्होंने डिनर भी एक साथ किया और मैंने उन्हें बैल्कनी में किस करते हुए भी देखा था। उसके पास बैठी लड़की शॉक में चिल्लाई। एक लड़की ने कहा, तो वो एक गोल्ड डिगर है? किसने ऐसा सोचा होगा? उसके पास बैठी लड़की ने कहा, वे सिर्फ मिले और किस करना स्टार्ट कर दिया। मुझे उसके कैरेक्टर पर शक है। शालिनी की बेस्ट फ्रेंड ने कहा, वो अपने लुक्स से आदमियों को बहका सकती है और यहां वह इतनी मासूम लग रही है। वैसे भी हम किसी बुक को उसके कवर से जज नहीं कर सकते हैं। एक दूसरी लड़की ने कहा, लेकिन वह डिपार्टमेंट में एक सुंदर लड़की है। वह दूसरी तीनों लड़कियों के घूरने से तुरंत ही चुप हो गई, जबकि वे उसकी बुराई करने में बिजी थी। अंजलि जो एक हॉट टॉपिक थी, उसकी पीठ के पीछे क्या चल रहा था इसका उसे कोई क्लू नहीं था। हालांकि जय के कान तेज थे, उन्होंने जो कुछ कहा वह सब कुछ सुन रहा था। राजीव ने उसे पहले से ही शालिनी पर नजर रखने के लिए कहा था। राजीव और जय दोनों जानते थे कि वह अंजलि के किडनैपिंग का रीजन थी। जय को एक नया मिशन मिला था, ये उन लड़कियों से मैडम को प्रोटेक्ट करना था। अगले दिन से जय बहुत बिजी होने वाला था। शालिनी सबके असाइनमेंट लेने वाली थी। हालांकि अंजलि बीमारी के कारण अपसेंट थी, इसलिए वह असाइनमेंट नहीं सबमिट करा सकी। जिस वक्त शालिनी प्रोफेसर से कंप्लेन करने जा रही थी, जय का उससे एक्सीडेंट हो गया। उसने उसके सारे पेपर ड्रॉप कर दिए। जय ने शांति और ईमानदारी से माफी मांगी। एक पॉपुलर हीरोइन की तरह शालिनी ने केवल मुस्कुराते हुए कहा, इट्स ओके, अच्छा है कि तुम ठीक हो। बाद में उसने पेपर्स ले लिए और उन्हें प्रोफेसर को दे दिया। जाने से पहले वो कहना नहीं भूली, प्रोफेसर, अंजलि ने बीमार होने का बहाना दिया और अपने होमवर्क को हाथ नहीं लगाया। प्रोफेसर को गुस्सा आया और उसने उसका मजाक करते हुए कहा, क्या तुम अंधी हो? मैं देख सकता हूं कि उसने अपना असाइनमेंट सबमिट किया है। अपने टीचर के सामने झूठ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये प्रोफेसर बुरे बिहेवियर के लिए फेमस था। वह स्टूडेंट्स को उनके हार्ड वर्क से देखता था, ना कि उनके लुक्स और स्टेटस से। शालिनी अचानक 10 मिनट तक डांट सुनती रही। जब वह बाहर निकली तो उसने दीवार पर लात मारी। ये अंजलि, सच में इसकी किस्मत इतनी अच्छी है, लेकिन ये तो केवल शुरुआत है, उसने अपने शातिर दिमाग से सोचा। अगले दिन अंजलि ने अपना स्कल्पचर दिया और बैठने के लिए वापस आ रही थी, तभी शालिनी की बेस्ट फ्रेंड ने उसे गिराने के लिए अपना बायां पैर फैला दिया। उस समय जय टीचर के पास जा रहा था और गलती से जय के पैर से उसका पैर कुचल गया था। एक बॉडी बिल्डर आदमी का पैर नाजुक महिला के पैर पर था। उसे कितना दर्द हुआ होगा। शालिनी की बेस्ट फ्रेंड दर्द से चीखती रही और पूरी क्लास को चौंका दिया। जय इतना हैरान रह गया कि उसके पास रिएक्ट करने का टाइम नहीं था। टीचर ने ठीक से नहीं बैठने के लिए लड़की को डांटा। जय ने पर्सनली उसे उठाया और डॉक्टर के पास ले गया। वहां पता चला कि उसे बोन फ्रैक्चर हो गया है। लड़की को हॉस्पिटल भेजा गया था।
उसे लगभग 4 महीने तक बेड रेस्ट करने के लिए कहा गया था। शालिनी ने उसे उसका प्लान खराब करने के लिए बुरा भला कहा। 3rd डे, शालिनी और दूसरी लड़कियां अंजलि को कैफेटेरिया ले गई। वे अंजलि की रिकवरी को सेलिब्रेट करना चाहती थी। सबने अपना खाना स्टार्ट कर दिया। शालिनी की फ्रेंड ने पहले ही अंजलि के खाने में एक पाउडर डाल दिया था। जय ने खाना सर्व किया। जैसा कि सभी के पास लगभग एक जैसा ही खाना था, गलती से जय ने इस प्रोसेस को एक्सचेंज किया और उस लड़की को अंजलि का शेयर दे दिया। अपना खाना फिनिश करने के बाद लड़की टॉयलेट गई और वापस नहीं आई। उस दिन उनकी एक स्पेशल फोटोग्राफी क्लास थी और उस लड़की ने पूरी तरह से चांस मिस कर दिया था। जय ने राजीव को एक फोन किया। ये क्या है? राजीव बिजी था। 3 डाउन, जय ने एक डार्क टोन में जवाब दिया। राजीव ने अपनी हंसी छिपाते हुए कहा, गुड जॉब। स्कूल के सारे असाइनमेंट और एग्जाम्स फिनिश होने के बाद अंजलि जिंदल मेंशन में आई। घर आने के बाद अजय ने उसे गेम्स के इंटरनेशनल कंपटीशन के बारे में फिर से बताया। उसने अंजलि को एक गेम बनाने और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कहा। हालांकि अंजलि को कुछ भी याद नहीं था, फिर भी उसने किसी तरह से गेम बनाना स्टार्ट किया। अजय जानता था कि यह काम अंजलि की पसंद का है, इसलिए वो किसी भी तरह उसे पूरा करेगी। धीरे धीरे जब अंजलि ने गेम बनाना स्टार्ट किया तो उसे अपना पास्ट धुंधला सा याद आ रहा था। कुछ हल्की सी तस्वीरें उसकी आंखों के सामने अचानक आ रही थीं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है। वो 1 हफ्ते से गेम बनाने में लगी थी, लेकिन पिछली यादें उसे ना तो पूरी तरह याद आ रही थी, ना ही उसकी वजह से वो गेम बनाने में अपना पूरा ध्यान लगा पा रही थी। वो 1 हफ्ते से गेम बनाने में लगी थी, लेकिन पिछली यादें उसे ना तो पूरी तरह याद आ रही थी, ना ही उसकी वजह से वो गेम बनाने में अपना पूरा ध्यान लगा पा रही थी। शाम का समय था। अंजलि उठी और गार्डन में चली गई। वहां उसने ऑस्कर और लूसी को मस्ती करते देखा। उन दोनों को देखकर उसका मूड कुछ ठीक हो गया। उसे गार्डन में देखकर राजीव उसके पास आया। उसने उसे ग्रीट किया और कहा, सिस्टर अंजलि, कैसी हो आप? गेम बनाने का आपका काम कैसा चल रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे आप खुश नहीं अपने पसंदीदा काम को करके। अंजलि ने राजीव को देखा और कहा, ऐसा कुछ नहीं है भाई राजीव, एक्चुअली ये गेम बनाना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फिर मुझे बार बार कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे मैंने ये काम पहले कभी किया है, बट मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने पहले कब कोई गेम बनाया है। हाँ, कुछ हल्की सी तस्वीरें बार बार मेरी आंखों के सामने आ रही हैं, जो मुझे समझ नहीं आ रही हैं कि क्या है। बस इसी वजह से मेरा मन काम में नहीं लग रहा था और मैं यहाँ गार्डन में आ गई थी। अंजलि की बात सुनकर राजीव थोड़ा परेशान हो गया और सोचने लगा कि अगर उसे गेम बनाते हुए उसका पास्ट याद आ गया तो बड़े भाई का क्या होगा? क्या सब कुछ याद आने के बाद वो भाई को छोड़कर चली जाएगी? राजीव को कुछ समझ नहीं आया तो वो अंजलि को बाद में मिलता हूं कहकर घर के अंदर चला गया और अपने भाई को ढूंढने लगा। अजय अपनी स्टडी में बैठा था और कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स चेक कर रहा था। राजीव ने दरवाजे पर नॉक किया और पूछा, भाई क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अजय ने बिना दरवाजे की तरफ देखे ही जवाब दिया, तुम कब से पूछ कर अंदर आने लगे छोटे? आ जाओ,
और अगर कुछ इंपॉर्टेंट हो तो ही मुझे डिस्टर्ब करना, मैं बहुत बिजी हूं। राजीव अंदर आया और परेशानी की आवाज में कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए आपको डिस्टर्ब करने आया हूं। राजीव की ऐसी आवाज सुनकर अजय ने फाइल बंद की और उसकी तरफ देखकर कहा, क्या बात है, इतना परेशान क्यों हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? राजीव जो सच में परेशान था, उसने अपने भाई की तरफ देखा और कहा, भाई नीचे गार्डन में अभी भाभी से मिला और उनसे गेम के बारे में बात की। उनका जवाब सुनने के बाद मेरी उनके सामने रुकने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैं जल्दी से आपके पास आया ताकि मैं आपको बता सकूं कि क्या होने वाला है। उसकी बात सुनकर अजय घबरा गया और कहा, जल्दी बताओ क्या कहना चाहते हो, इस तरह पहेलियां मत बुझाओ। राजीव ने कहा, जब मैंने गेम के बारे में भाभी से पूछा तो उन्होंने कहा कि जब भी वो गेम बनाती हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे उन्होंने पहले भी ये काम किया है और कुछ हल्की सी तस्वीरें उनकी आंखों के सामने आ रही हैं। वो इन सबसे बहुत परेशान हो गई हैं। भाई अगर उन्हें ये काम करते हुए ही सब कुछ याद आ गया तो क्या होगा? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अगर उन्हें सब याद आ गया तो क्या वो आपको छोड़कर चली जाएंगी? राजीव की बात सुनकर अजय भी बहुत परेशान हो गया और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद अजय ने कहा, ज्यादा मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अगर उसकी मेमोरी आ भी गई तो वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। पहली बात, वो आदमी जिससे वो प्यार करती थी वो पहले से शादीशुदा है और एक बच्चे का पिता भी है। दूसरा, वो अंजलि को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। और तीसरा, मैं अंजलि से बहुत प्यार करता हूं और अब वो भी मुझसे प्यार करती है। याद है ना, जब उसे किडनैप किया गया था तब कैसे उसे विश्वास था कि मैं उसे जरूर बचाने जाऊंगा। राजीव ने अपने भाई की बात सुनकर कहा, ये सब जो आप बोल रहे हैं सब सही है, लेकिन अगर उसे सब कुछ याद आ जाता है तो मुझे नहीं लगता कि वो आपके पास रहना चाहेगी, क्योंकि वो आदमी उसका फर्स्ट लव है और वो उसके बारे में सब कुछ जानती थी, फिर भी उससे प्यार करती थी। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है कि तब क्या होगा जब उसे ये पता चलेगा कि उसकी मेमोरी लॉस के बाद उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमने डिलीट कर दी थी, ताकि वो खुद के पास्ट के बारे में कुछ भी पता ना लगा सके। राजीव की बात सुनकर अजय थोड़ा सा परेशान हो गया, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना काम करने लगा। अपने भाई को चुप देखकर राजीव भी चुपचाप स्टडी से निकल गया। गेम्स कंपटीशन में अभी 1 ही महीना रह गया था। अंजलि बहुत मेहनत से गेम बना रही थी, लेकिन उसकी पुरानी मेमोरी उसकी आंखों के सामने आकर उसे बहुत परेशान कर रही थी। फिर भी वो उन सबको इग्नोर करके अपने काम को पूरा कर रही थी। 1 महीना तो पलक झपकते ही निकल गया। वो दिन भी आ गया जिस दिन कंपटीशन स्टार्ट होने वाला था। कंपटीशन में बहुत सी कंट्रीज से स्टूडेंट्स आए थे और सब ने अपने अपने गेम सबको दिखाए। सभी के गेम बहुत अच्छे थे। शर्मा कॉरपोरेशन के बॉस को तो सिर्फ एक ही गेम का इंतजार था और वो था प्रिया का गेम, लेकिन उसे अभी तक वो कहीं भी नहीं दिखाई दी थी। कुछ देर बाद मिस्टर शर्मा ने प्रिया को अजय जिंदल के स्टॉल में देखा और उसे देखकर वो अपनी जगह पर ही जम गया। उसे पता था कि प्रिया जिंदा है और वो उसे कभी ना कभी तो मिलेगी ही। वे उससे बात करना चाहता था, लेकिन जिंदल भाइयों ने उसे अंजलि के पास भी नहीं आने दिया। अंजलि ने उसे पहचाना भी नहीं, इसलिए उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं। ये कंपटीशन 15 दिन के लिए था, इसलिए मोहन शर्मा उसे रोज ही देखने लगा और उससे मिलने की कोशिश करने लगा। और एक दिन वो उसके पास पहुंच ही गया। उसने अंजलि को कहा, कैसी हो प्रिया? तुमने पहले की तरह इस बार भी बहुत ही शानदार गेम बनाया है। गेम बनाने में तुम्हारा कोई जवाब नहीं, तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो। अंजलि ने उसे देखा और कहा, थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा नाम अंजलि है, प्रिया नहीं।
और हमेशा की तरह मतलब? मैंने तो ये गेम पहली बार बनाया है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने हमेशा की तरह अच्छा गेम बनाया है? अजय और राजीव ने उन दोनों को बात करते हुए देख लिया था और वो दोनों बहुत डर गए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। दूसरी तरफ मिस्टर शर्मा प्रिया की बात सुनकर शॉक में थे कि वो ऐसा क्यों बोल रही है और उसे पहचान क्यों नहीं रही है। उसको समझ आ गया था कि प्रिया के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है, इसलिए वो उससे इस तरह बात कर रही है। उसने प्रिया से पूछा कि क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूं? क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम बहुत अच्छे गेम्स डिजाइन करती थी? क्या तुमको कुछ भी याद नहीं है? अंजलि के जवाब को सुनकर वो बहुत शॉक हो गया। जब उसने ये बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया था और सिर में चोट लगने से उसकी मेमोरी लॉस हो गई, इसलिए वो कुछ भी नहीं जानती अपने पास्ट के बारे में। अंजलि ने उससे पूछा कि क्या वो उसे जानता है? तो मोहन शर्मा ने उसे सब कुछ बता दिया। उसे उसकी बहन, उसके माता पिता, उसके परिवार और उन दोनों के बारे में भी सब कुछ बता दिया। उसकी बातें सुनने के बाद अंजलि गहरे सदमे में चली गई और बेहोश होकर गिर गई। राजीव और अजय अंजलि को ऐसे देखकर काफी ज्यादा डर गए थे। अजय तुरंत अंजलि के पास पहुंचा और उसने अपनी बाहों में उसे उठा लिया। अंजलि, अंजलि, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? अजय की आवाज में घबराहट थी। अब वो अंजलि के उसके पास्ट को याद करने से परेशान नहीं था, बल्कि उसे अंजलि की तबीयत की फिक्र हो रही थी। अभी डॉक्टर ने उसे कोई बड़ा झटका देने से मना किया था। अगर वो इतना बड़ा सदमा नहीं सहन कर पाई तो? अजय और राजीव तुरंत मोहन शर्मा के पास गए और अजय ने उसे धमकाते हुए कहा, खबरदार, जो आज के बाद मेरी वाइफ के आसपास भी नजर आए तो। ना ही तुम पहले उसके लायक थे और ना ही अब उसके लायक हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ पर तुम्हारे जैसे आदमी की परछाई भी पड़े। अपनी बात पूरी करते ही अजय अंजलि को अपनी गोद में उठाए वहां से चला गया। मोहन शर्मा उसे कुछ कहना चाहता था और उसके पीछे भी जाना चाहता था, मगर राजीव ने जोर से हाथ उसके सीने पर रख दिया। यहां पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं और मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहता। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी हद में रहोगे। इतना कहकर राजीव भी वहां से चला गया। मोहन शर्मा समझ गया था कि ये सब जिंदल भाइयों का ही काम है और वो प्रिया को फिर से अपने पास लाना चाहता था ताकि वो उसे पहले से भी ज्यादा दर्द दे सके। वो बार बार प्रिया से मिलने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार फेल हो गया। जिंदल मेंशन में अंजलि जब होश में आई तो उसने सबसे पहले उस आदमी के बारे में पूछा और उसने जो भी कहा था अजय को सब कुछ बता दिया। उसकी बात सुनकर अजय ने उसे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सब झूठ बोल रहा था। अंजलि बहुत कंफ्यूज थी और परेशान भी थी। वो छुपकर मोहन से मिलने लगी और अपने पास्ट के बारे में सब कुछ पता लगा लिया। धीरे धीरे उसे सब कुछ याद आने लगा कि किस तरह मोहन सबके सामने उसकी इंसल्ट करता था, कैसे वो उसे बुरी तरह ट्रीट करता था, फिर भी वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसके प्यार के लिए सब कुछ सहती रही। मोहन ने उसे दुख देने के लिए उसकी स्टेप सिस्टर से शादी कर ली थी और उसके माता पिता ने भी उसे कभी प्यार नहीं दिया था जिसकी उसे जरूरत थी। कंपटीशन के लास्ट दिन तक मोहन ने अंजलि को सब कुछ याद दिला दिया था। जब उसे सब याद आ गया तो उसे अजय और राजीव पर बहुत गुस्सा आया कि उन दोनों ने उसे सच क्यों नहीं बताया। उसका मन किया कि उन दोनों पर बहुत गुस्सा करे, लेकिन उसने कंट्रोल कर लिया।
वो बाहर लोगों के सामने तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। जब वो लोग कंपटीशन से घर पहुंचे तो उसने कहा, मुझे मेरा पास्ट याद आ गया है। तुम दोनों ने मुझसे क्यों झूठ बोला? उसने मुझे सब कुछ बता दिया है और अब मैं तुम दोनों से सब जानना चाहती हूं। क्या तुम दोनों मुझे अब भी सच बताओगे या नहीं? अजय और राजीव उसकी बात सुनकर डर गए और एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें मोहन शर्मा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कुछ नहीं बोले, बस चुप थे। उन दोनों को ऐसे चुप देखकर अंजलि गुस्से में अपने रूम में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। कुछ दिनों तक उस घर में किसी ने किसी से बात नहीं की। धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। अंजलि भी नॉर्मल होने लगी। धीरे धीरे अंजलि को मोहन शर्मा का उसके लिए नेचर याद आने लगा। किस तरह वो उसके साथ बिहेव करता था, किस तरह वो उसकी इंसल्ट करता था, कैसे उसने उसे चीट करके उसकी सिस्टर से शादी कर ली थी, किस तरह मोहन ने उसे हमेशा खुश रखने का वादा करके तोड़ दिया और उसे हमेशा के लिए अकेला छोड़ दिया था। वो उसका फर्स्ट लव था, ये जानते हुए भी उसने उसे चीट किया और इतना दुख दिया। और दूसरी तरफ अजय ने हमेशा उसे रिस्पेक्ट दी, प्यार किया और उसे जो करना था उसे करने दिया। कभी भी उसका किसी के सामने मजाक नहीं बनाया। हमेशा उसे वो प्यार दिया जिसके लिए वो तरस रही थी। अंजलि उन दोनों को कंपेयर करने लगी। मोहन के आगे अंजलि को अजय का नेचर बहुत अच्छा लगा। वो सोचने लगी कि जब अजय उसे इतना प्यार करता है तो फिर मैं क्यों उसे इतना हर्ट कर रही हूं, जबकि उसने मुझसे मेरा पास्ट इसलिए छुपाया क्योंकि मेरा पास्ट हमेशा से ही बहुत तकलीफ देने वाला रहा है। सारी बातें क्लियर होने के बाद अंजलि अजय के पास गई और उससे अपने बुरे बर्ताव के लिए सॉरी कहा और उससे सारी बातें क्लियर की। उसने उससे ये भी कहा कि अब हमें जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए ताकि कोई और हम दोनों के बीच में नहीं आ सके। जब राजीव को अजय और अंजलि की शादी के बारे में पता चला तो वह अपने भाई के पास गया और बहुत ही खुश होकर कहा, वाओ बड़े भाई, मैं बहुत खुश हूं कि आप दोनों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई भाभी, मैं बहुत खुश हूं, सच में। अजय और अंजलि ने हंसते हुए उसे थैंक यू कहा। पूरे घर में खुशी का माहौल था। सब लोग शादी की तैयारियों में लग गए थे। उसी दिन शाम को अजय ने सबको हॉल में बुलाया। सबके आने के बाद अजय ने कहा, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं। मेरी और अंजलि की शादी की न्यूज से पूरे घर में खुशियां आ गई हैं। मैं उन खुशियों को और भी बढ़ाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि राजीव और ईशा की शादी भी हमारी शादी के साथ ही होगी। अजय की बात सुनकर सब लोग बहुत खुश हो गए और राजीव तो खुशी में डांस ही करने लगा। खुश होकर राजीव ने अपने भाई को गले लगा दिया और कहा, आई लव यू भाई, आप सबसे बेस्ट भाई हो। शादी की डेट 1 महीने बाद की थी। दोनों कपल बहुत खुश थे। अजय और राजीव के घरवाले भी पेरिस वाले घर में आ गए थे। पूरी फैमिली बहुत खुश थी। सब लोग अपनी दोनों बहुओं को देखकर खुश थे। दूसरी तरफ यूएस में मोहन ने जब अजय और अंजलि की शादी की न्यूज सुनी तो वो बहुत ही गुस्से में था। उसने अपने भाई को अजय और अंजलि की शादी रोकने के लिए कहा और अंजलि को फिर से यहां लाने के लिए कहा। राज ने उन दोनों की शादी को रोकने के लिए बहुत से प्लान बनाए, लेकिन उसका एक भी प्लान सक्सेस नहीं हुआ। उसने बहुत बार अंजलि को किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन राजीव के आदमियों ने उसके सारे प्लान खराब कर दिए। 1 महीने बाद 14 फरवरी का दिन
आज अजय, अंजलि, राजीव और ईशा की शादी है। प्यार के दिन प्यार करने वाले हमेशा के लिए एक दूसरे के होने वाले थे। सब बहुत खुश थे। पूरे जिंदल मेंशन को व्हाइट लिली के फूलों से अच्छे से डेकोरेट किया गया था। ईशा और अंजलि ने रेड और गोल्डन कलर का लहंगा पहना था। दोनों प्रिंसेस की तरह बहुत ही सुंदर लग रही थी। उन दोनों की फ्रेंड्स दिया और निया भी उनकी शादी अटेंड करने आई थी। निया अपनी पूरी फैमिली के साथ आई थी। अजय और राजीव की फैमिली बहुत खुश थी अपने दोनों बेटों की शादी एक साथ होते देखकर। अजय और राजीव ने कलर का फुल सूट पहना था। वो दोनों भी प्रिंस की तरह हैंडसम लग रहे थे। ईशा और अंजलि जब रेडी होकर अपने रूम से बाहर आई तो राजीव और अजय की आंखें उन दोनों को देखकर चमक गईं। वो दोनों अपनी प्रिंसेस को देखकर बहुत खुश हो गए थे। दोनों ने अपनी अपनी वाइफ को कॉम्प्लीमेंट दिया और शादी की वेन्यू की तरफ जाने लगे। अजय ने अंजलि और राजीव ने ईशा का हाथ पकड़ा था और वो लोग धीरे फूलों की चादर पर चलते हुए शादी की जगह पर पहुंच गए। घर रेडी हुए थे। ऑस्कर और लूसी को भी अच्छे से रेडी किया था। ऑस्कर और लूसी बहुत खुश थे। वे दोनों तो अपने मालिक की शादी की खुशी में डांस कर रहे थे। ईशा राजीव के साथ और अंजलि अजय के साथ मंडप में आई और उनकी शादी हो गई। सब लोगों ने दोनों कपल्स को हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए ब्लेसिंग्स दी और कॉन्ग्रेचुलेट किया। शादी खत्म होने के बाद सब लोग डांस करके दोनों कपल शामिल हो गए। दूसरे दिन दोनों कपल खुशी खुशी घूमने चले गए। आखिरकार अजय के सच्चे प्यार ने अंजलि को उसके पास आने के लिए मजबूर कर दिया और अजय का प्यार जीत गया। सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है। अगर आपने भी किसी से, आपको जरूर मिलेगा और आपके भी सच्चे प्यार की जीत जरूर होगी। ये मेरी विशेष है आपके लिए। थैंक यू सो मच मेरे साथ अजय और अंजलि के प्यार को जिताने के लिए, उनकी खुशी में शामिल होने के लिए, उनके हर सुख दुख में मेरे साथ बने रहने के लिए। जल्दी आपके साथ फिर से मुलाकात होगी किसी और कहानी के साथ। कहानी सुनो जुबानी